क्लास 12th की ज्योग्राफी है गाइज, ठीक है। ये सेकंड बुक है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ओके गाइज, तो ये चैप्टर 6 है, ठीक है, और ज्योग्राफी है क्लास 12th की, एंड ये सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 6 है। तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगी। तो वेलकम बैक रावत स्टडी ट्यूटोरियल में, और बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं जल संसाधन चैप्टर। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पर जल उपलब्ध है। मतलब पृथ्वी का टोटल जो एरिया है, सरफेस है, उसका 71% हिस्से पे क्या है, जल है। परंतु पीने योग्य जल की मात्रा बिल्कुल 3% है। ज़्यादातर आपको जो 97% जो आपको पानी मिलेगा वो खारा होगा। पीने योग्य जो पानी है वो 3% ही है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.45% जनसंख्या का लगभग 16% तथा जल संसाधनों का 4 भागी पाया जाता है। गाइस, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहे हैं इस लाइन में। ओके, एक मिनट। जो ये लाइन है ये कह रही है कि भारत के विश्व में अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल से का 2% जो जनसंख्या है, ठीक है, वो 16%, ठीक है, जल संसाधनों का 4 भागी पाया जाता है। इतने बड़े एरिया में जल संसाधनों का पीने योग्य जो पानी, अगर हम धरती पे माने कि धरती पे कहाँ पे है पीने योग्य पानी, तो मात्र 2.5% पाया जाता है, मतलब 4 भागी पाया जाता है। आप देख सकते हो पानी की कितनी किल्लत है। एक देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। मतलब देश में, इंडिया में एक साल में टोटल कितनी बारिश होती है, उसमें कितना पानी यहाँ पे प्राप्त होता है, 4000 घन किलोमीटर। धरातलीय जल, अगर ये तो वर्षा जल की बात होगी। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल की बात करें तो 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। ओके गाइज, ये था धरातल में जो पीने योग्य, दोबारा से हम रीयूज कर सकते हैं जिस पानी का, ठीक है। ये पानी के आपको बता रहा है कि पानी कितना जरूरी है आज के टाइम पे। धरातलीय जल अगर हम बात करें कितने कौन कौन से स्रोत है, तो 4 मुख्य स्रोत है। नदियां हैं जो धरातल में पाई जाती है, झीलें, तालाब, ठीक है, ये सारे स्रोत आपको, कुएं, ये क्या किसके मिलेंगे, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत मिलेंगे। भारत में 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबी नदियों की संख्या, अगर भारत की नदियों की बात करें तो बहुत सारी नदियां इंडिया में पाई जाती हैं। कमेंट में आपको बताना है कि इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर हम बात करें इंडिया की नदियों की, तो भारत में मतलब यूँ लगा लो 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई की टोटल 1360 यहाँ पे क्या, सॉरी 10,360 यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, नदियाँ पाई गई हैं, ठीक है। तो 1.5 किलोमीटर से भी लंबी यहाँ पे संख्या बताऊं नदियों की तो वो है 10,360। जनसंख्या वृद्धि, जल का बहुत उपयोग व पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल दुर्बलता बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से नदियां भी हमारी काफी ज्यादा दूषित हो गई हैं, जिसकी वजह से जो पानी है, जो पीने योग्य है भी, जो नदियों का पानी जिनको हम यूज कर सकते थे, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से हम उनको पी नहीं सकते। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भूमि जल का उपयोग बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों ने समरसीबल वगैरह लगा रखा होता है, जो मोटर क्या करती है, पानी को जमीन के अंदर से खींचती है। तो वो राज्य कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु वगैरह है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जमीन का जो धरातलीय पानी का जो स्रोत था भौम जल, वो नीचे, बहुत नीचे जाता जा रहा है। जैसे आपने पहले देखा होगा कि आपकी जो बोरिंग होती थी वो आपको 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 फीट की, सॉरी 70 फीट की नीचे पे मिल जाता था, 60 70 50 60 के फीट गहराई से खोदने पे मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वही आपका 120 150 पार चला गया, क्योंकि पानी अब जो है जमीन के बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं, जबकि अगर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, ये राज्यों, इन राज्यों की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी भरपूर मात्रा में होती है, मानसून आता है तो अच्छी खासी बारिश हो जाती है। यहाँ पे समुद्र के एरिया के आसपास हैं ये राज्य, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको भौम जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे भौम जल का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो जल का उपयोग किया जाता है वो खेती के लिए किया जाता है, कृषि क्षेत्र में किया जाता है। जल में बाह्य पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं। ये जितने भी केमिकल पदार्थ होते हैं, औद्योगिक से जो निकलने वाला फैक्ट्री का जो पानी के साथ जो बोल सकते हैं हम अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जितने भी होते हैं वो पानी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं।
भारत में जल संसाधन, अगर देश की मैं गंगा यमुना दो नदियों के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ये प्रदूषित है। यमुना नदी का तो बहुत बुरा हाल है, पानी दिखता ही नहीं है, वो नाला बन गया है। भारत में जल संसाधन, भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.5% है। अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत का जो वर्ल्ड में, टोटल वर्ल्ड में क्षेत्र कितना है, 2.45% है, ठीक है, जिसमें कि पानी पाया जाता है। देश का कुल उपयोग संसाधन 1,12,1222 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल संसाधन, चार प्रमुख स्रोत, नदियां, झील, तलैया, तालाब वगैरह जो ये होते हैं, ये धरातलीय जल संसाधन का क्या है, स्रोत है। भारत की नदियां देश के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है। भारत में नदियों की बात करें तो टोटल एरिया में 1/3 भाग पर क्या पाती है, नदियां पाई जाती है, जिनसे कुल धरातलीय जल का संसाधन 60% जल मिल पाता है। ओके गाइस, ये धरातलीय जल की बात हो रही है। ये जो नदियां, झील, तालाब वगैरह हैं, ये धरातलीय जल के हमारे सोर्स हैं और इनसे हमें 1/3 भाग पर ये नदियां, तालाब वगैरह पाए जाते हैं और 60% जल हमें इन्हीं से प्राप्त होता है, ठीक है, धरातलीय जल से। भौम जल की बात करूं तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन 432 घन किलोमीटर है। चैप्टर ले रखा है मैंने, ये तुम्हारे चैप्टर की इमेजेस है, देख सकते हो। ये नदी है, यू आकार की शेप में बनी हुई है, घाटियों से निकलती हुई। गाइस, ये जो नदियां होती हैं, नदियों की भी शेप होती है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। सबसे पहले जो बोलते हैं हम, ठीक है, आपने देखा होगा नदियों के बारे में, युवा अवस्था, कई अवस्था में बांटा गया है नदियों को भी, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ये नदियाँ दिख रही है, ये निकल रही है, ठीक है। तो इस एरिया को युवा अवस्था बोला जाता है। इस टाइम पे नदियों का जो स्रोत होता है वो पहाड़ों से ही होता है। जब ये समुद्र के एरिया में पहुंचने वाली होती हैं, तब जब समुद्र में मिलने वाली होती है, उस अवस्था को प्रौढ़ावस्था बोला जाता है। ये देखो, नदियों को, जल का जो संसाधन है, बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है जल, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज। तो देखो, वाटर का बिजली बनाने में उपयोग करते हैं, उसी का एक मैंने ये डैम का फोटो आपके लिए उपलब्ध करा रखा है, देख सकते हैं हम, ठीक है। ये डैम का है, यहाँ से ये पानी गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे पानी गिरता है, यहाँ नीचे टरबाइन लगा होगा, वो टरबाइन पानी की जितनी तेज स्पीड होगी उससे ये घूमेगा और इस तरीके से, आपको पता ही है, विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में मिलता है। पानी की बात करूं तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों लंबी नदियां इंडिया की हैं, ठीक है, और इनका पानी जो है 46% हमें इन्हीं से पानी प्राप्त होता है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत ज्यादा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु राज्य में भौम जल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग दिल्ली वगैरह हरियाणा में रहते होंगे उनको पता है कि नदियाँ, यहाँ पे आपको पानी हमें कम देखने को मिलता है, नदियों का पानी, और हम भौम जल का ही यूज़ यहाँ पे करते हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, मैंने जैसे आपको बताया, वहाँ पे भौम जल इतना यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है। लैगून और पश्च जल, भारत की समुद्री तट से रेखा विशाल होने की वजह से कुछ राज्यों में समुद्र तट दंतुरित है और वहाँ झीलें और लैगून बन गई हैं। आपने देखा होगा, जो समुद्र का एरिया होता है, ठीक है, मान लो ये इंडिया का है, यहाँ पे आपको समुद्र मिलेगा, ये समुद्र है, ठीक है, इनको समुद्र मान लो, ये समुद्र का पानी है और यहाँ पे बार बार पानी जब टकराता है तो कुछ आकृति बन जाती है और फिर वो एक तरीके से क्या हो जाता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरीके से वो एक लैगून बन जाती है, झीले टाइप की बन जाती है। जो लोग समुद्र के आसपास रहते होंगे उनको पता है, और जो लोग नहीं है वो नेट पे रिसर्च कर सकते हैं कि समुद्र के पास के जो इलाके होते हैं, बार बार जब पानी इस सतह पर टकराएगा तो वो एक तरीके से क्या करता है, अपनी जगह बना देता है और फिर वहाँ पे कुछ टाइम बाद एक झीला नुमा आकार की वो हो जाती है और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ज्यादातर आपको पता है, जब समुद्र का पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा तो वो पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो वो जलाशय भी खारा पानी का होता है। इसका उपयोग जो लोग समुद्र किनारे होते हैं वो मछली पालन के लिए करते हैं, चावल की कुछ किस्मों का उत्पादन करने के लिए करते हैं, नारियल इत्यादि की सिंचाई करने के लिए उस पानी का यूज वो करते हैं। ओके गाइज, जल की मांग और उपयोग, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको पता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। मतलब अगर भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 भाग ऐसा है जो कृषि कर कर अपना गुजारा चला रहा है। भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, इंदिरा गांधी नहर, नागार्जुन सागर परियोजना, ये सारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की परिणाम है। आपने 12th की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा
होगा पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब तो फिलहाल ये प्रधानमंत्री माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ये खत्म करके इसकी जगह एक नई योजना लागू कर दी गई है, ठीक है। उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो ये जब पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, इसके तहत भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, इंदिरा गांधी नहर, नागार्जुन परियोजना, सारी सिंचाई के प्रबंध के लिए इनका उपयोग मतलब पंचवर्षीय योजना में इन सबको निर्माण इनका करवाया गया था, ताकि जो कृषि क्षेत्र में सिंचाई करके उत्पादन बढ़ाया जा सके, ठीक है गाइस। संभावित जल समस्या, जनसंख्या बढ़ने की वजह से जल की पूर्ति व्यक्ति उपलब्धता के दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पीने योग्य जल एकाएक कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी हो रही है। क्योंकि मान लो हमारे पास 4 बोतल है पानी की, ठीक है, कितनी है, 4 बोतल हमारे पास पानी की है, और 4 बोतल पानी की हैं और पीने वाले लोग हैं 4, तो मतलब एक बंदे को एक एक बोतल मिल जाएगी। लेकिन वहीं बोतल 4 ही हैं, लेकिन पीने वाले लोगों की संख्या 6 हो गया, तो पानी डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी कम होता जाएगा, जिसकी वजह से पानी की कमी हमें देखने को मिलेगी। और प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वैसे ही पानी के जो पीने योग्य था भी वो भी अब पीने लायक नहीं रहा है। भारत में जल की उपलब्धता समय के अनुसार अलग अलग है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो वहाँ पे आपको पानी की इतनी कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम मैदानी एरिया की बात करें तो वहाँ पे आपको पीने योग्य साफ पानी की आपको काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी समस्या। तो इस तरह से मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, ठीक है। ये गाइस पार्ट 1 था और इसका ही जल्द मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।